तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सर पढ़ाई ही नहीं चल रही है, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। तो हम लोग पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सीखेंगे। ठीक है, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअली। ऐसे नहीं, बहुत सारे मैंने बताया कि रटना नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैसे सिलेबस हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट यूनिट में मैं कवर कराऊंगा। फर्स्ट यूनिट क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक संतुलन। बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे, एकदम आराम आराम से, धीमे धीमे जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम से आप जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे करें, ठीक है, सीखना है हम लोगों को। रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होता है? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। जल बनता कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बन गया? जल बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके क्या बना दिया? जल बना दिया। ठीक है, तो ये सर केमिकल रिएक्शन आप डायरेक्ट लिख दिए, हमको बताया ही नहीं। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि क्या होता क्या है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया होता है जिसमें एक नया केमिकल बनता है। जैसे कि ये एक पदार्थ आपस में कंबाइंड करके एक नया केमिकल बनाया, एक नया रसायन को बनाया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया होता है जिसमें एक नए केमिकल का निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में? क्या होता है? एक नया केमिकल बनता है। ओके, कोई और दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहें तो क्या होगा? दो अलग अलग सब्सटेंस मिलेंगे, एक दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वो प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें नए रसायन या केमिकल का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। और पहले हम पूरा एक बार सिलेबस को अच्छे से, जो चैप्टर में, यूनिट में जो जो टॉपिक है, अच्छे से कवर करने के बाद क्या करेंगे? जो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन बन रहा है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को लास्ट में हम अच्छे से बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे कि पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ही जो इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन है, किस टाइप का पूछ रहा है, उसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लिए क्या? हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड करता है तो H2O बनता है, यानी जल, एक नया केमिकल बनता है। ठीक है, और इस साइड जो रहता है, इस साइड, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि अभिकारक। जो पदार्थ रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और जो नया केमिकल बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। ओके, इसको अभिकारक बोलते हैं और ये उत्पाद है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मिटा दूं मैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसा प्रक्रिया है, वैसा प्रोसेस है जिसमें नया केमिकल बनता है। ओके,
इसको अभिकारक बोलते हैं, इस साइड को उत्पाद, जो नया केमिकल बनता है उसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषता को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। आज नया लेक्चर है, स्टार्टिंग से लेक्चर ले रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक बेसिक ही बात होगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो क्या इसका गुण है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, कैसे। तो फर्स्ट तो हो सकता है क्या, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है क्या होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन यानी स्टेट में परिवर्तन। वो क्या बात हुई सर, अवस्था स्टेट, वो तो इंग्लिश बता दिए, इसका मतलब बताओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ओके। और ये जो नया केमिकल बना इसका नाम जल है, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ओके। तो क्या इसका पहला विशेषता है कि अवस्था में परिवर्तन। आप लोग देख सकते हो गैस गैस मिलकर के द्रव बना दिया, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, इसका विशेषता क्या है, रंग का परिवर्तन। रंग का परिवर्तन। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग, बात करेंगे, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा करेंगे जिसमें क्या होता है, कलर चेंज होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप यानी कि क्या होगा, प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। क्या सर फिर इंग्लिश बता दिए, इसका मतलब बताओ। अवक्षेप मतलब होता है जो कि जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है। जनरली क्या होता है, रिएक्शन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो नीचे में जो है वो क्या होता है, प्रिसिपिटेट, अवक्षेप बच जाता है। तो यही बोलता है अवक्षेप का बनना, ठीक है। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग का परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, और क्या बोल सकते हैं, फोर्थ नंबर, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन यानी कि उसका टेम्परेचर बदल जाता है। तापमान क्या होता है, बदल जाता है रासायनिक अभिक्रिया की। ये जैसे कि बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें तापमान क्या होता है, यानी ऊष्मा निकलता है। क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। किसी में कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, यानी ऊष्मा कम होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारा रिएक्शन का भी हम लोग एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं, बस आप लोग देख लो कि क्या क्या है इसकी विशेषता। अवस्था में परिवर्तन, रंग का परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, और तापमान में परिवर्तन, ठीक है। और कोई अगर है तो आप लोग सोच करके बता सकते हो, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। हम लोग क्या देखें, रासायनिक अभिक्रिया देखें, इसकी क्या विशेषता होती है, इस चीज़ के बारे में देख लिए। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं रासायनिक संतुलन, या रासायनिक समीकरण डाल लेते हैं। रासायनिक समीकरण, ये क्या चीज़ है भाई, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में या सांकेतिक रूप में दर्शाना, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि केमिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, सांकेतिक रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन हवा में ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैंने जो कहा ये एक लैंग्वेज में हो गया, एक ये भाषा में हो गया, शब्द में हो गया। तो इसी चीज़ को क्या करना,
केमिकल फॉर्मूला के या सांकेतिक रूप में क्या करना, दर्शा देना, यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। आया समझ में? मैंने क्या बोला कि अभी जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो मैग्नीशियम का रिएक्शन जब मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, शब्दों में कहा, और इसी चीज को मैं कितना सांकेतिक रूप में कितना छोटा लिख दिया। तो इसी चीज को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखा दूं मैं, लिख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को या अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूप, या लिख सकते हैं ब्रैकेट में रासायनिक सूत्रों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, क्लियर है? जैसे अभी मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया गया तो MgO बन गया। ठीक है, MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस चीज़ को संकेत में दर्शा देना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग कंकालिक ढांचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस समीकरण को हम लोग कंकालिक ढांचा भी बोलते हैं, कंकालिक समीकरण ही बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कंकालिक समीकरण। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संतुलित समीकरण। क्या देखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ रही है चीजें? संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसमें जितने एलिमेंट वगैरह है सबको इक्वल करना। जैसे ऑक्सीजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन इस साइड भी 2 है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बनाया, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो दोनों साइड इक्वेशन के इस साइड भी, यानी उत्पाद और ये रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, इक्वल हो, जितना इधर है उतना उधर हो। तो इसी को क्या है बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको ज़रूरी क्यों होता है, क्वेश्चन अगर आ गया कि वाई, या बोल सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि किसी भी रासायनिक, क्या बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी ये बोल रहा है कि जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है, तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी वजह से है जो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। मैं अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक संतुलन को क्यों बैलेंस करना, अगर क्वेश्चन आ गया कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो ना तो विनाश किया जा सकता है और ना निर्माण किया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग इतना लिख लोगे? ठीक, नहीं सर लिख दो ना, आप लोग ट्राई करना, लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है रासायनिक समीकरण। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, दो तरीका होता है। एक होता है क्या, अनुमान विधि, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अनुमान विधि इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल। ओके, दूसरा एक होता है बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि, ये मैथमेटिक्स के रूप में हम लोग मैथ के तरह इसको सॉल्व करेंगे। इससे आंसर आना एकदम फिक्स है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो बच्चे, मतलब कि जो बच्चा बिल्कुल, अब कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई रासायनिक समीकरण ऐसा है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप उसको इस मतलब मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस मेथड से आंसर तो डेफिनेटली आएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आंसर ज़रूर आएगा। और अनुमान विधि क्या है, ऐसे जो सिंपल रहेगा तो हम लोग अनुमान करके उसको आराम से बना लेंगे, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अनुमान विधि। और जो नहीं बन रहा है उसको हम लोग इस मेथड से बनाएंगे, जो थोड़ा टफ है, कोई चांस ही नहीं है, एक दो मिनट सोचे, अगर नहीं बना तो फिर इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं पहले अनुमान विधि के थ्रू हीट एंड ट्रायल मेथड स्टार्ट करेंगे। मैं बीजगणितीय विधि एक बताऊंगा, इसके बाद आप लोग जितना मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा अनुमान विधि से, हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, उस सारा को आप लोग क्या करना, बीजगणितीय विधि द्वारा बना लेना। और बना करके क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जिसका जिसका सही हुआ, जिसका जिसका सही हुआ, उस सारे का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। ठीक है, 8809857949। तो पहले अनुमान विधि से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ले करके। तो पहले सिंपल ही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दिया गया, तो H2O। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, इस साइड 2, इस साइड कितना है, प्रोडक्ट के साइड इधर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन तो इक्वल है। इतना हाइड्रोजन का 2 एटम इधर है, हाइड्रोजन का 2 एटम उधर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का एटम कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 1। तब तो दिक्कत है, हमको बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर 1 है। तो हमेशा जो है, जो भी नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, जो भी नंबर हम लोग को, जनरली 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, 2 3 4 6, वो हमेशा लेफ्ट साइड देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड। किसी एटम या किसी अणु, किसी परमाणु या अणु के सामने जो हम लोग संख्या लगाएंगे, वो हमेशा लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, किस साइड में, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो ये ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दिए, अनुमान से ही, हीट एंड ट्रायल मेथड है, यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2। लेकिन हाइड्रोजन आप लोग देखो कि हाइड्रोजन का यहाँ 4 एटम हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 एटम हो गया। कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो अब देखो बैलेंस करके, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 2 × 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग चाहो तो पॉज करके बना सकते हो। एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगे लेवल को। MgO, ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके बनाओ खुद से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ कितना है 1। तो इसको बैलेंस करना होगा, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, मैग्नीशियम का भी क्या हो गया
2 एटम हो गया। तो लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक ही एटम है मैग्नीशियम का, तो इधर भी 2 लगाना होगा। ठीक है, ये अनुमान करके हिट एंड ट्रायल मेथड इसका नाम है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तीसरा इक्वेशन में लिखता हूँ, तीसरा इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि Zn के साथ अगर HCl के का रिएक्शन करा दिया जाए, Zn के साथ HCl का रिएक्शन करा दिया जाए तो ZnCl बनेगा और प्लस H2 बनेगा। इसको आप लोग बैलेंस करो तो आप लोग देखो यहाँ पे पहले जिंक या देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा एटम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है दिख रहा है, 2 है। और इस साइड कितना है, हाइड्रोजन का एक ही एटम है, तो इस साइड हाइड्रोजन को 2 करना होगा, तो 2 लगा दिए, हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, इस साइड 2 क्लोरीन है और इस साइड कितना है, ये एक ही क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन को हमको 2 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन क्या करना होगा, 2 करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया है, क्लोरीन भी इक्वल हो गया। अब जिंक की बारी है, तो जिंक देखो आप लोग यहाँ पे कितना है, जिंक यहाँ पे 2 है, लेकिन इस साइड अगर जिंक देखते हैं तो इस साइड जिंक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो जिंक भी क्या हो जाएगा, 2। अब देखो जिंक भी 2, जिंक 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, और सारा एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग। सारा एग्जांपल 4th नंबर देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं, इसको आप लोग खुद से बनाना तो क्या बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बोल सकते हैं इसको बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चीनी नहीं चूना। ठीक है, और उसका जब रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, CaOH का होल 2। तो इसको आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करो, तो इस रिएक्शन को पॉज करके। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो देख लेते हैं हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन इस साइड देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ऑक्सीजन भी 2। कैल्शियम इस साइड कितना है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है। यानी कि इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, जो समीकरण है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और सारे इक्वेशन का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लिया था, और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3CO। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैल्शियम, ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन का संख्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कितना एटम है इस साइड, 3। इस साइड देखो तो 2 इधर है, 1 इधर है, तो 3, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस है। कार्बन का एटम काउंट करते हैं, कार्बन इस साइड 1 है और इस साइड भी 1 है, यानी कार्बन भी सेम है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम भी सेम है, इधर भी सेम है, यानी ये भी इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो आगे आप लोगों को बैलेंस करना, मैं नोट्स में और सारा रिएक्शन बहुत सारा उसमें लिख दूँ, मतलब डाल दूंगा, जो नोट्स आप लोग PDF मिलेगा उसमें बहुत सारा रिएक्शन डला हुआ रहेगा, आप लोग उसको बैलेंस करना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कोई रिएक्शन लेकर के उसको अभी जो बीज गणितीय मेथड है उसके थ्रू जानते हैं। तो अभी एक ले लेते हैं, कौन सा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, 5, 6, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अमोनिया का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ,
क्लोरीन गैस के साथ, अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, NH4Cl बनता है और प्लस नाइट्रोजन गैस निकलता है। इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसमें कमेंट करना आप लोग कि किसका किसका बैलेंस हो गया था पॉज करके, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का कितना एटम है, 4, यहाँ पे 3। तो क्या ये बैलेंस करना है हम लोगों को, इधर 4 है इधर 3 है। तो हमेशा जब भी देखना कि जब विषम संख्या रहे तो उसके आगे हमेशा सम संख्या ही लगाने की कोशिश करना, वो सम संख्या में ही फिट करता है। मैंने पहले बताया कि ये अनुमान विधि है, अनुमान कर करके गैस कर करके हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो गैस कर करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो जब भी देखना कि हमको क्या है, विषम संख्या, तो उसके सामने हमेशा सम संख्या लगाना। तो सम संख्या 1 तो नहीं होता है, 2 होता है। अगर 2 यहाँ पे लगाएं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4। बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है। 3 तो लगा नहीं सकते हैं, 4 लगा के देखते हैं। अगर 4 इस साइड लगा दिए तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। 4 × 3 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 12 एटम। हाइड्रोजन का कितना एटम हो जाएगा, 12। लेकिन इस साइड कितना होगा, इस साइड तो 4 है, इस साइड क्या है, 4 एटम है। तो बोलोगे कि सर कि इधर भी 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की बात मान लीजिए कि इधर भी क्या लगा दिए, 3 लगा दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हो गया। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो आप लोग, यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे क्या है, 4 है, और इधर 2 एटम और 3 एटम, 5 एटम इधर नाइट्रोजन का हो गया। तब तो ये बैलेंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का 5 एटम इस साइड हो रहा है और इस साइड 4 एटम हो रहा है। तो यानी कि नाइट्रोजन को भी क्या करना होगा, हम लोगों को सम में लाना होगा, विषम में नहीं। अगर सम में रहेगा तो फिर यहाँ पे हम कुछ भी लगा करके नाइट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। 2, 3, 4, 6 लगा करके नाइट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि ये भी फिट नहीं कर रहा है, 5 तो लगा नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हम लोग 6 लगा के देखें। अगर 6 लगा के देखते हैं तो 18 हाइड्रोजन हो जाता है एटम, और यहाँ पे अगर 6 लगाते हैं तो 24 हो जाता है। तब तो यहाँ 6 फिट ही नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 8 रख के देखते हैं। 7 तो रख नहीं सकते हैं, 8 रखें। तो 8 रखे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 24 हो गया। अगर यहाँ पे 6 रख दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 24 हो गया। यानी चलो बैलेंस तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 8 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 6 नाइट्रोजन और +2 नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन आप देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 6 क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है, 6 क्लोरीन है। तो क्लोरीन यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो 3 × 2 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फिर बैलेंस हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करना कि हाँ बना था, मेरा सही आंसर आया था। तो अब हम लोग एक बीजगणितीय मेथड से देख लेते हैं। बीजगणितीय मेथड से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लेते हैं। अनुमान विधि से हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो इसको भी एक देख लेंगे। इसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन को एक बार बना के देखना। Mg का रिएक्शन, जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, पहला स्टेप, सबको ABCD लिख दिया करो। जैसे ये एक उत्पाद, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये सब, ये क्या है, उत्पाद है। तो सब में जैसे इसको ये अभिकारक A लिख दिए, इसमें B लिख दिए। पता नहीं हमको कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे करके बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 या 4 या जो भी हो, और इसको C बोल दिए। क्या बोल दिए, A, B और C। तो अब देखो Mg कितना है, Mg क्या है, A है। तो यहाँ A बराबर, अब इस साइड देखो Mg क्या है, यहाँ Mg क्या है, C है। तो A बराबर क्या हो गया, C हो गया। आई बात समझ में, Mg A है और यहाँ Mg C के बराबर है। Mg यहाँ पे C है, तो A बराबर क्या हो गया, C हो गया। अब देखो O2 क्या है, 2B हो गया। मतलब ऑक्सीजन जो है, सॉरी ये इसको मल्टीप्लाई नहीं, O2, हाँ, तो ऑक्सीजन कितना है, 2B है। ऑक्सीजन क्या है, 2B। और ये ऑक्सीजन इधर देखो, ऑक्सीजन किसके बराबर है, C के बराबर है। इधर ऑक्सीजन क्या है, C है, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 2B, यानी 2B बराबर C हो गया। ठीक है, A बराबर C और 2B बराबर भी C हो गया।
ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब क्या करना है, अब करते हैं a इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन टू, a इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी अपॉन टू। और अगर c बराबर लिखना चाहें तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर खुद c हो गया, c बराबर खुद c हो गया। ये a c के बराबर हो गया, सब एक टर्म में लिख दिए, c के टर्म में सबको लिख दिए, a को भी c के टर्म में लिख दिए, b को भी c के टर्म में, और c तो खुद c है ही। तो अगर हम इन तीनों का रेशियो ले लेते हैं, a b c का रेशियो ले ले तो क्या हो जाएगा, c अपॉन टू और c, यानी क्या हो जाएगा, एक हाफ और एक, ये सी खत्म हो गया तो क्या बचा, एक हाफ और एक। अब नीचे टू है तो इसको क्या करेंगे, इस टू को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से टू, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा, फिर ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग अगर लगाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं mg क्या है, ये टू है, a टू है, ये टू प्लस वन, बी के बदले ऑक्सीजन O2 है, तो यहाँ वन होगा तो वन को लिखा नहीं जाता है। फिर सी भी क्या है, सी टू है, तो 2MgO, ये बैलेंस हो गया। चेक करो आप लोग, देखो Mg यहाँ पे 2 है, Mg 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये मेथड एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड।